दोस्तों एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। जैसा कि आप लोग को पता है और कल की वीडियो में मैंने बताया था फ्रेंड्स कि बिहार जीविका में जो बहाली का प्रोसेस था वो भी पोस्टपोन कर दिया गया है। बिहार में लॉकडाउन चल रहा है, सभी को पता है फ्रेंड्स, 31 जुलाई तक। इसी वजह से क्या है, बिहार जीविका में जो भी बहाली का प्रोसेस था, ज्वाइनिंग प्रोसेस हो रहा था धीमी गति से, वो भी पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। तो देखिए अभी तक कुछ नया नोटिफिकेशन नहीं आया है। मैं जीविका का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर प्रत्येक दिन देखते रहता हूँ फ्रेंड्स। कुछ नया नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप लोग के बीच जरूर शेयर करेगा। तो देखिए अभी लॉकडाउन के समय में आप लोग के पास में सफिशिएंट मात्रा में समय मिलता है, काफ़ी मात्रा में समय मिलता है। तो जीविका से संबंधित मेरे पास जो भी मटेरियल है, जो भी जानकारी है फ्रेंड्स, मैंने चाहा कि आप लोग को भी शेयर करूं। इसके बारे में मैंने आप लोग से पूछा था तो आप लोग ने कमेंट करके बोले कि हाँ जो जीविका संबंधित जानकारी प्रोवाइड कराएं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ठीक फ्रेंड्स, तो कल के वीडियो में मैंने बताया था फ्रेंड्स कम्युनिटी ऑपरेशन मैनुअल के बारे में। इससे आगे की पढ़ाई आज करेंगे। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कम्युनिटी ऑपरेशन मैनुअल कॉम के बारे में कल मैंने डिटेल से आप लोग को बताया था। कम्युनिटी ऑपरेशन मैनुअल, इसको हिंदी में क्या कहेंगे फ्रेंड्स, तो सामुदायिक क्रियान्वयन मार्गदर्शिका। तो जो कॉम का निर्माण क्यों किया गया फ्रेंड्स, किसने किया, तो देखिए इसमें स्पर्श पे कल बताया था मैंने कि बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना अर्थात जीविका के द्वारा यह तैयार किया गया है। कॉम अर्थात क्या, मार्गदर्शिका। कहने का मतलब है कि कॉम का निर्माण इसलिए किया गया है कि जीविका में जो भी कार्य कर रहे हैं, जीविका कर्मी हो गए, जीविका के अंतर्गत जितने भी संगठन आते हैं जैसे स्वयं सहायता समूह, SHG हो गया फ्रेंड्स, फिर VO यानी कि विलेज ग्राम संगठन, और इसके जितने भी कर्मी हैं जो भी इसके अंतर्गत कार्य करते हैं, उसके लिए यह कॉम बनाया गया है और यह कॉम के दिशा निर्देश में ही वो काम करेंगे। तो इसके बारे में कल हम लोग ने देख लिया था फ्रेंड्स, कम्युनिटी ऑपरेशनल मैनुअल कॉम के बारे में। आगे की पढ़ाई करेंगे आगे फ्रेंड्स आज। तो देखिए इसके बारे में ये भी कल देखे थे फ्रेंड्स कि मार्गदर्शिका जो कॉम का निर्माण किया गया था, तो उसको बनाने के दौरान अपनाएगी प्रक्रिया, किस प्रक्रिया से बनाया गया था यह भी देख लिए फ्रेंड्स। अगर जो वो वीडियो नहीं देखें तो उसको वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर कल हमने देखा था फ्रेंड्स कि मार्गदर्शिका जो कॉम है इसका उपयोग किस तरह से करेंगे फ्रेंड्स, ये भी देख लिए हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो अध्याय 2 है। अध्याय 1 में हम लोग कॉम का निर्माण के बारे में देख लिए थे, कॉम का उपयोग कैसे करेंगे। अध्याय 2 में आज हम लोग देखेंगे क्या, कि मुख्य सिद्धांत एवं अपरिवर्तनीय तत्व के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ाई को। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए क्या है कि मुख्य सिद्धांत एवं अपरिवर्तनीय तत्व। तो देखिए यहाँ मुख्य सिद्धांत एवं अपरिवर्तनीय तत्व अर्थात जिसे समझौता न किया जा सके। यह आशा की जाती है कि परियोजना कर्मी, फैसिलिटेटर दल और समुदाय जीविका परियोजना के मुख्य सिद्धांत का अनुसरण जरूर करेंगे। परियोजना में वर्णित सिद्धांत निम्नलिखित है। तो देखिए कोई भी परियोजना है फ्रेंड्स, उसका सिद्धांत होता है। तो ये आपका जो परियोजना है जीविका परियोजना, इसका भी कुछ मुख्य सिद्धांत है। यह सिद्धांत के अनुसार ही सभी को काम करना है, जो भी परियोजना कर्मी है, जो भी फैसिलिटेटर है, और जो भी समुदाय है, जो भी संगठन है, जो भी दल है। तो ये जो सिद्धांत है जीविका के, इसी सिद्धांत के अनुसार आपको कार्य करना है। तो देखिए जो परियोजना का पहला सिद्धांत है, जो मुख्य सिद्धांत है, वो पारदर्शिता के तमाम गतिविधियों के मामले में प्रत्यक्ष रूप में सभी संबद्ध पक्षों को शामिल कर सामूहिक निर्णय लिए जाएंगे और निर्णय स्पष्ट एवं सबकी पहुंच के दायरे में होंगे। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि कोई भी परियोजना हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, तो उसमें पारदर्शिता बहुत जरूरी है। अगर पारदर्शिता नहीं है तो परियोजना सक्सेस नहीं हो पाएगी। पारदर्शिता कहने का मतलब कि कोई भी लुक्का छिपी यानी चोरी छिपी कोई भी निर्णय नहीं होगा। जो भी कार्य किया जाएगा इसके बारे में सबको अवगत किया जाएगा और सब मिलकर करके निर्णय लेंगे, सब मिलकर के निर्णय लेंगे, यही पारदर्शिता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि तमाम गतिविधियों, जो भी गतिविधि होगा मामले में प्रत्यक्ष रूप से सभी संबंध पक्षों को, जो भी है सभी को शामिल किया जाएगा और सामूहिक निर्णय लिए जाएंगे, और ये निर्णय स्पष्ट एवं सबकी पहुंच के दायरे में होंगे। तो पारदर्शिता बहुत जरूरी है। तो ये परियोजना का आपका पहला सिद्धांत हुआ। देखिए फ्रेंड्स ये सब पढ़ लें, क्योंकि जब आपका वहाँ विलेज इंटर्नशिप होगा AC और CC के बारे में, तो ये सब जानकारियाँ आपको वहाँ पर दी जाएगी फ्रेंड्स। 45 दिन का जो विलेज इंटर्नशिप होगा और इसी से संबंधित वहाँ आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अभी से ये सब जानकारी आपको रहेगी फ्रेंड्स, तो अच्छा होगा, आपको आपके लिए फ़ायदा होगा। तो परियोजना का पहला
सिद्धांत हम लोग देख लिए थे पारदर्शिता, दूसरा है जवाबदेही, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे भी कह सकते हैं। तो कह रहा है कि प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारियां परस्पर मिलजुल कर सामूहिक रूप से उठाई जाएगी, ठीक है, कहीं भी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब मिलकर सामूहिक रूप से उठाएंगे जिम्मेदारियां फ्रेंड्स। संचालित की गई कार्यवाही के लिए प्रत्येक पक्ष जिम्मेदार होगा, ठीक है, कुछ भी कहीं पर गड़बड़ी होती है, कुछ भी होता है, असुविधा होती है इसमें, तो इसके लिए प्रत्येक पक्ष जिम्मेदार होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई पर्सनल जिम्मेदार होगा, सभी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो पहला जो सिद्धांत था पारदर्शिता और दूसरा है जो जवाबदेही। तीसरा सिद्धांत आपका है जो परियोजना का सहभागिता, ठीक है, पार्टिसिपेशन। कह रहा है कि परियोजना में लक्षित गरीबों, अपंगों तथा सर्वाधिक असुरक्षित समूहों का समुचित प्रतिनिधित्व करने वाले सभी पक्षों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। सहभागिता मतलब सभी का, मतलब उसमें सहयोग होना चाहिए फ्रेंड्स, सभी का मिला जुला असर होना चाहिए। किसी भी स्तर पर एक तरफा निर्णय न लेकर प्रत्येक स्तर पर निर्णय में सहभागी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कहने का मतलब है कि सहभागिता बहुत जरूरी है, कोई भी निर्णय रहेगा तो एक पक्ष एक स्तर पर निर्णय, एक तरफा निर्णय नहीं लिया जाएगा फ्रेंड्स। यानी इसमें सहभागिता जो तीसरा सिद्धांत है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, तो याद रखिएगा। पहला सिद्धांत आपका हो गया था पारदर्शिता, दूसरा जवाबदेही और तीसरा हो गया आपका सहभागिता। चौथा आपका जो सिद्धांत है परियोजना का समावेश, उपेक्षित, असुरक्षित और असहाय लोगों का परियोजना के साथ जुड़ाव मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है फ्रेंड्स समावेश कि उपेक्षित और असुरक्षित और असहाय लोगों को, ठीक है, जो गरीब लोग हैं, का परियोजना के साथ जुड़ाव मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत होगा। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले बताया था आपको फ्रेंड्स कि जो जीविका परियोजना है वो किसके लिए कार्य कर रहा है, तो यह है जो गरीब महिला और गरीब लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए यह परियोजना बिहार सरकार द्वारा चलाई गई है और इन लोग के उत्थान के लिए ही यह परियोजना मुख्य रूप से कार्य कर रही है। एक तरह से कह सकते हैं फ्रेंड्स अगर इसमें आप ज्वाइन होते हैं तो आप समाज कल्याण के कार्य करेंगे, ठीक है। तो यहीं पर देखिए लिखा हुआ है कि उपेक्षित, असुरक्षित और असहाय लोगों का परियोजना के साथ जुड़ाव, जो गरीब लोग हैं उसका जुड़ाव इस परियोजना के साथ मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत होगा। प्रत्येक स्तर के नेतृत्वकर्ता इन वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं विशेष ध्यान रखेंगे। यानी कि अगर आप एसी बनते हैं, सीसी बनते हैं फ्रेंड्स, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब महिला हैं, तो उस पर विशेष आपको ध्यान देना पड़ेगा। 80-90% कोष अत्यंत गरीब वर्गों पर खर्च की जाएगी। देखिए कह रहे हैं इस परियोजना का 80 से 90% जो भी रहेगा कोष रहेगा फ्रेंड्स, जो भी फंड रहेगा वो किस पे खर्च किया जाएगा, तो गरीब लोगों पर खर्च किया जाएगा। जो बीपीएल में आते हैं फ्रेंड्स, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उसी पे 80 से 90% इस परियोजना का धन या राशि खर्च की जाएगी, क्योंकि यह परियोजना है जो खास करके गरीब लोगों के लिए ही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए ये आपका हो गया समावेश, चौथा सिद्धांत। पांचवा सिद्धांत आपका है कि सुगमीकरण, ठीक है, सुगमीकरण। परियोजना लागू करने वाले कर्मी प्रत्येक स्तर पर मार्गदर्शक की भूमिका अदा करेंगे, ठीक है, कि परियोजना लागू करने वाले कर्मी अर्थात जब आप इसका स्टाफ बन जाइएगा जीविका का फ्रेंड्स, तो आप क्या हो जाएंगे, परियोजना के कर्मी हो जाएंगे, कर्मचारी हो जाएंगे। तो कह रहा है परियोजना लागू करने वाला कर्मी प्रत्येक स्तर पर मार्गदर्शक की भूमिका अदा करेंगे। यानी आपको मार्गदर्शन करना है, गरीब लोगों को कैसे आगे ऊपर उठाया जाए, इसका मार्गदर्शन आपको ही करना है। और उनकी यह कोशिश होगी कि आगे चलकर परियोजना की जिम्मेदारियां समुदाय को सुपुर्द कर दी जाए, ठीक है। पहले आप उसका मार्गदर्शन करेंगे और बाद में चल करके जो समुदाय रहेगा उसके ऊपर जिम्मेदारियां सुपुर्द कर देंगे। परियोजना की गतिविधियां हाथ में लेने, उन पर निर्णय करने तथा उनका नियंत्रण करने के मामले में गरीबों की क्षमता पर विश्वास किया जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले तो आप उनको मार्गदर्शन करेंगे फ्रेंड्स, समुदाय का मार्गदर्शन करेंगे, जो स्वयं सहायता समूह बनेगा और जो भी संगठन बने उसका मार्गदर्शन करेंगे, और बाद में धीरे धीरे क्या है कि उनको मतलब कि जिम्मेदारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर छोड़ दीजिएगा कि अब आप लोग संभालिए इसको, और उस पर आप लोग को भरोसा करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। गरीब लोगों के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा कि मैंने बता दिया सब तरह से, अब आपको जिम्मेवारी लेनी होगी। अगला है आपका छठा सिद्धांत है फ्रेंड्स समता, ठीक है, इक्विटी का। परियोजना में महिला समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी
और परियोजना में लाए जाने वाले सभी निर्णयों में उनकी निर्णायक भूमिका होगी। जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि जो जीविका परियोजना है इसमें देखिए जो स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया जाता है, सभी दीदी लोग रहते हैं, महिला लोग रहते हैं, और एक तरह से कहा जा सकता है कि यह परियोजना जो जीविका परियोजना है खास करके लिए गरीब महिला और महिला का उत्थान के लिए ही बनाया गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए समता में लिखा हुआ है कि जो परियोजना में महिला समूह को प्राथमिकता दी जाएगी, जो भी महिला समूह रहेगा उनको प्राथमिकता दी जाएगी, और परियोजना में लिए जाने वाले सभी निर्णयों में उनकी निर्णायक भूमिका होगी। और जो भी परियोजना में निर्णय लिया जाएगा उसमें महिला की भूमिका है जो निर्णायक भूमिका होगी। यानी जीविका परियोजना में महिला पर खास करके विशेष जोर दिया गया फ्रेंड्स। तो देखिए आपका मुख्य सिद्धांत था फ्रेंड्स, ये जो परियोजना का सिद्धांत कितना 6 सिद्धांत था, 6 सिद्धांत के बारे में हम लोग देख लिए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए अध्याय 2 है फ्रेंड्स। इसी तरह से चैप्टर बाय चैप्टर मैं आपको पढ़ा देता हूँ फ्रेंड्स, इससे कुछ आपको फायदा हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है परियोजना का सिद्धांत देख लेते हैं। कह रहा है परियोजना का मुख्य अपरिवर्तनीय तत्व, ठीक है, यानी कि परियोजना का कुछ ऐसा अपरिवर्तनीय तत्व के बारे में देख लेते हैं। क्या इसमें लिखा हुआ है कि बिहार सरकार राज्य स्तर पर गठित बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति को जीविका परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राशि प्रदान करते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, देखिए डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ फ्रेंड्स, ये देखिए कहीं पे आपको नहीं मिलेगा क्योंकि जीविका का ऑफिशियल बुक है, इसलिए इस पर बढ़िया से जानकारी दी हुई है। कह रहा है कि बिहार सरकार राज्य स्तर पर गठित बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति को जीविका परियोजना के क्रियान्वयन हेतु, किसको, जीविका परियोजना को क्रियान्वयन हेतु राशि प्रदान करती है। तो बिहार सरकार है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बिहार सरकार है वो पैसा किसको देती है फ्रेंड्स, तो किसको देती है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जो बिहार सरकार है, मान लीजिए नीतीश कुमार हैं, तो राज्य स्तर पर गठित, जो राज्य स्तर पर गठित है क्या, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, जो समिति बना हुआ है, समिति को जीविका परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राशि प्रदान करती है, इसको राशि प्रदान करती है। परियोजना का उद्देश्य है, परियोजना का उद्देश्य क्या है कि गरीब समुदाय के सबसे निम्न वर्गों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हीं के प्रयासों से गरीबी कम करना। देखिए फ्रेंड्स मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जो भी गरीब समुदाय है उसके उत्थान के लिए विशेष ध्यान दिया गया है फ्रेंड्स, किस तरह से उसकी गरीबी कम की जाए, किस तरह से उनके जीने का जो स्तर है उसका ऊंचा किया जाए, इस पे विशेष ध्यान दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कि गरीब समुदाय के सबसे निम्न वर्गों पर ध्यान, जो अत्यंत गरीब है उस पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हीं के प्रयासों से गरीबी कम करना। यानी प्रयास किसको करना है, उन्हीं को, आपको सिर्फ मार्गदर्शन देना है, ठीक फ्रेंड्स, सब तरह से साधन संसाधन उपलब्ध करवाना है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि गरीब समुदाय इस बात से अवगत हैं कि अधिकार मिलने पर वह इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी और सावधानी पूर्वक करेंगे। ये बहुत ही बड़ी पॉइंट लिखी हुई है फ्रेंड्स कि देखिए जो गरीब लोग होते हैं काफ़ी ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं, और उन लोग को पता है फ्रेंड्स अगर कोई जिम्मेवारी दी जाती है तो वो पूरे तन मन धन से कार्य करते हैं, कभी नहीं वो गड़बड़ कर सकते हैं। वही लाइन लिखा हुआ है कि गरीब जो समुदाय है इस बात को जानते हैं, अवगत हैं कि अधिकार जब मिलेगा, अधिकार मिलने पर इसका इस्तेमाल जिम्मेदार और सावधानी पूर्वक करेगी। फलस्वरूप उसकी गतिविधियां सफल बनाने हेतु कुछ नियमों का होना आवश्यक है, ठीक है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि गरीब लोग बढ़िया से करें, लेकिन फिर भी जो गतिविधियां उसको चलाने के लिए कुछ नियम, रूल एंड रेगुलेशन बहुत जरूरी है। इन नियमों के अनुसरण करके वो ये कार्यक्रम का पूरा लाभ उठा सकेंगे, ठीक है। नियम कानून जरूरी है, इसलिए आगे है इनका किसी भी प्रकार का उल्लंघन उनके विकास के मार्ग को बाधित कर सकता है। कहने का मतलब कुछ नियम कानून जरूरी है फ्रेंड्स, ठीक है। गरीब लोग हैं, ईमानदार हैं, सभी को जानते हैं और वो किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे ये भी जानते हैं, लेकिन कोई भी परियोजना को चलाने के लिए रूल रेगुलेशन बहुत जरूरी है। अगर जो रूल रेगुलेशन नहीं रहेगा तो कह रहा है कि क्या होगा, जो परियोजना है उसको, जो उसका विकास है वो बाधित हो जाएगा। तो रूल रेगुलेशन भी बहुत जरूरी है। आगे अगला देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि यह परियोजना कुछ अपरिवर्तनीय तत्वों पर आधारित है जो परियोजना को लागू करने में समुदाय का मार्गदर्शन करेगी। अब देखिए अपरिवर्तनीय तत्व क्या है, समुदाय को इन सभी मुख्य अपरिवर्तनीय तत्वों पर अमल करनी चाहिए, ठीक है, यानी ध्यान देनी होगी, ठीक है। क्या है कि स्वयं सहायता समूह के सिद्धांत का पालन करें और विकास में योगदान करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि समुदाय को इन सभी मुख्य अपरिवर्तनीय तत्वों पर अमल करनी
जरूरी है। तो पहला क्या है कि जो स्वयं सहायता समूह SHG है उसका जो भी सिद्धांत है उसका पालन करेंगे और उसका विकास में योगदान करेंगे। दूसरा है कि वंचित सदस्यों एवं गरीब परिवारों को प्राथमिकता देंगे। मैं शुरू से ही कहता रहा हूँ फ्रेंड्स कि जीविका परियोजना में जो गरीब परिवार है उनको पहली बार प्राथमिकता दी जाती है। जब आप लोग स्वयं सहायता समूह का गठन करिएगा फ्रेंड्स, गठन करवाइएगा, तो उसमें आपको भी विशेष रूप से चिन्हित करना है किसको, जो सबसे गरीब है, ठीक है, जो सबसे गरीब है वही परिवार को चिन्हित करना है। तो इसमें प्राथमिकता गरीब को दी जाती है। तीसरा है कि निर्णय लेने की पूरी प्रक्रिया में खुलापन और पारदर्शिता अवश्य बताएं। जो आपका परियोजना है फ्रेंड्स उसका भी सिद्धांत भी है पारदर्शिता के बारे में, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। अगला पॉइंट है कि खर्च करते समय बुद्धिमानी और किफ़ायती से काम लें, ठीक है, किस तरह से पैसा मतलब कि इन्वेस्ट करना उसके बारे में बताया गया है। फिर है तमाम गतिविधियों में गुणवत्ता यानी क्वालिटी और स्थायित्व टिकाऊपन पर ध्यान दें। तो ये आपका है जो समुदाय को इन सभी मुख्य अपरिवर्तनीय तत्वों पर अमल करनी चाहिए। जो भी संगठन बनेगा, जो स्वयं सहायता समूह बने, विलेज ऑर्गेनाइजेशन जो है, ग्राम संगठन बने, तो वो सभी समुदाय को इस सब जो तत्व है फ्रेंड्स 5 का जो तत्व है जो अपरिवर्तनीय तत्व है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये तत्व पर विशेष रूप से उसको अमल करना ही होगा, तभी है वो आगे बढ़ सकते हैं और परियोजना मुख्य रूप से आगे बढ़ सकती है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये देखिए अध्याय 2 में आपका यही पढ़ना था फ्रेंड्स। तो आप हम लोग 2 अध्याय को डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि कैसा लगा आपको वीडियो, और आगे की पढ़ाई जारी रखा जाए या नहीं रखा जाए फ्रेंड्स, तो आज हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो 2 चीज़ हम लोग देख लिए फ्रेंड्स, कॉम के बारे में, कम्युनिटी ऑपरेशनल मैनुअल के बारे में देख लिए पहला वीडियो में, और आज के वीडियो में देखें जो परियोजना है उसका सिद्धांत के बारे में देखें, मुख्य सिद्धांत क्या है और अपरिवर्तनीय तत्व क्या है इसके बारे में देख लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे फ्रेंड्स। तो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।